everyone, welcome back to the Economic Show. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, जो कि एक हाईएस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था। तो शाश्वत, रिसेंटली ही हमें बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? थर्सडे 13 अप्रैल को ही बिटकॉइन अराउंड $63,000 के आसपास था एंड वहां से बिटकॉइन गिरते गिरते $49,000 के आसपास रुका है 25 अप्रैल संडे को। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं ये था कि कुछ दिनों पहले ट्विटर में एक एनोनिमस ट्वीट आया था। तो यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो काफी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिटकॉइन की डीलिंग करती है एंड बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस करती है, उनको अक्यूज कर सकती थी कि वो जो डिजिटल एसेट्स है उन्हें वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज के बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सो इट कम्स वेरी इजी टू लॉन्डर मनी थ्रू बिटकॉइन। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से बिटकॉइन में काफी गिराव आया था। तो देन सेकंड रीजन कौन सा रहा होगा? एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली ही चाइना में पावर आउटेज हुआ था। तो जो कि पूरा जो कि क्रिप्टो करेंसी का जो नेटवर्क है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन नेटवर्क है, तो बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने या माइन करने में जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो ये जो पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क है, उसको जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो चाइना का जिनजियांग रीजन है। तो हुआ ये था कि जिनजियांग जो रीजन है उसमें पावर आउटेज हो गया था, और इसकी वजह से 48 आवर्स तक पूरा बिटकॉइन नेटवर्क था वो पूरा ऑफलाइन हो गया। हुआ क्या था कि जो फ्लडिंग और सिक्योरिटी के इश्यूज थे उसकी मेंटेनेंस के लिए जो ब्लैकआउट करना पड़ा था पूरा जिनजियांग रीजन को। तो इसकी वजह से जो हमने जैसे अभी मैंने बोला कि जो पूरा बिटकॉइन नेटवर्क था वो ऑफलाइन हो गया था। तो जो भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस थे वो सारे 48 आवर्स के लिए रुक गए थे। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला। हाँ, उसकी वजह से अराउंड $3 बिलियन का ड्रॉप आया था बिटकॉइन में। तो ये भी एक काफी बड़ा कारण था, क्योंकि समझ लीजिए अगर लगभग 2 दिनों तक अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा हम रीजन ये ले सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ने बिटकॉइन पर बैन लगा दिया है। जैसे सबसे रिसेंटली टर्की ने भी बिटकॉइन पे बैन लगा दिया है। बोलीविया जैसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज ने बिटकॉइन पे बैन लगा दिया। बट कुछ कुछ जगह पे डिफरेंसेस क्या है कि किसी किसी ने बिटकॉइन को एज अ वे ऑफ करेंसी यूज करने पे बैन लगाया। लाइक जैसे रिसेंटली आया था कि टेस्ला बोल रही थी कि वो लोग बिटकॉइन यूज कर सकते हैं एज अ कार के पेमेंट। लाइक आप उसे उन्हें बिटकॉइन दो एंड उसके थ्रू आप उनसे गाड़ी खरीद सकते हो। पर बहुत सारी कंट्रीज ने कैसे बैन लगाया कि आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। लाइक बोलीविया और इन सब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जैसे है, उन्होंने तो लाइक अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है जो सऊदी अरेबिया पे, उन्होंने बोला है कि आप बिटकॉइन जैसी कोई भी अनऑथराइज्ड एंड कोई भी ऐसी करेंसी जो सेंट्रलाइज नहीं, लाइक किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ऐसी करेंसीज पर इन्वेस्ट ना करें। तो बहुत सारी कंट्रीज अपने बिटकॉइन पे बैन लगा रही है एंड ये भी काफी एक मेजर रीजन हो सकता है बिटकॉइन के डाउनफॉल के लिए। हाँ, तो जैसे अभी तुमने चाइना की बात की, तो चाइना ने क्या किया है कि जैसे हम पहले अगर क्रिप्टो करेंसी को देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट करेंसी जिसको किसी गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बैकिंग नहीं दिया। तो चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करके उसके और में एक डिजिटलाइज्ड करेंसी को, जिसको हम बोलते हैं ECYN, इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज युआन, उसको पब्लिश कर दिया। तो इंडिया भी ऐसा कर सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करके हम एक अपनी ही डिजिटलाइज्ड करेंसी को पब्लिश करें जो कि RBI के द्वारा बैक्ड की गई। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम पेटीएम से UPI करते हैं, ट्रांजेक्शन UPI होते हैं, तो उसमें और डिजिटल करेंसी में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जैसे कि आप अगर 100 रुपीज मैं आपको अगर पेटीएम के थ्रू, UPI ट्रांजेक्शन के थ्रू भेजता हूँ, तो होता क्या है कि वो एक करेंसी है जो कि पेपर नोट के द्वारा बैक की गई है। यानी कि आप 100 रुपीज किसी भी ATM से जाके निकाल सकते हैं। पर ये जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो RBI के द्वारा जो बैक की गई है, उसमें होता क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी में मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है,
तो उसमें से 2 लाख करोड़ हम पूरा डिजिटलाइज करें, यानी कि अगर मैं आपको 100 रुपीज डिजिटल करेंसी के फॉर्म में भेजता हूँ तो वो किसी पेपर करेंसी के द्वारा बैक नहीं किया गया होगा। ओके, लाइक से हमारा अभी पैसे हम निकाल सकते हैं, उसको हम वैसे निकाल नहीं हाँ पाएंगे, वो पूरा डिजिटल ही हाँ, रहेगा वो जैसे हमारा आपको, बिटकॉइन है। हाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं आप उसमें। बस मेन अंतर वही है ना कि जैसे बिटकॉइन किसी के भी कंट्रोल में नहीं, लाइक बिटकॉइन खुद ही हाँ को, बिटकॉइन पूरा पूरा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है। बट हाँ। अगर गवर्नमेंट खुद का कुछ करती है तो वो लाइक कंट्रोल्ड होगा। हम्म, तो शाश्वत, जैसे अभी हमने बात की हम्म कि काफी सारी कंट्रीज है वो बिटकॉइन पे बैन लगा रही है, तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस है कि ये कंट्रीज बिटकॉइन पे बैन क्यों लगा रही है? तो बिटकॉइन जैसे हम सबको पता है कि बिटकॉइन कोई रेगुलेटेड करेंसी नहीं है, लाइक कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करती। बिटकॉइन पूरा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलता है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं है, कि लाइक अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो बैंक ये पता कर सकती है कि मेरे पास बिटकॉइन है, पर ये बिटकॉइन कहाँ से आया है और मैं कहाँ भेज रहा हूँ ये कोई भी पता नहीं कर सकता। लाइक बहुत अगर कोडिंग वोडिंग ये जानते हो तो वही शायद तक ही पता कर सकते हैं, पर नॉर्मली कोई भी बैंक और कोई भी गवर्नमेंट ये पता नहीं कर सकती कि मेरे पास बिटकॉइन कहाँ से आया और मेरा बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। इसकी वजह से काफी सारी जगहों हम्म में बिटकॉइन एज अ ब्लैक मनी टाइप भी कह सकते हैं, कि लोग ब्लैक मार्केटिंग और ये सब चीजों में बिटकॉइन काफी यूज होने लगा था। एंड जैसे हमने पहले हम्म भी देखा कि यूएस की गवर्नमेंट भी काफी सारे कंपनीज को अक्यूज करने वाली थी कि बिटकॉइन वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिक सबसे ईज फैक्टर उसका वही हो जाता है, लाइक अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक में पूरा दिखाता है कि लाइक आपके पास पैसा कहाँ से आया, और अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो भी उसका रिकॉर्ड है कि आपका पैसा कहाँ गया। हाँ बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन में समझ लीजिए आपके आपके पास अगर 1 लाख बिटकॉइन है तो आपके अकाउंट में वो शो करेगा है, पर आप कहाँ उसको हम्म भेज रहे हो, आपके पास कहाँ से आ रहा है, वो कहीं, वो डेटा कहीं कोई भी निकाल नहीं सकता। इसके लिए गवर्नमेंट, काफी सारे गवर्नमेंट जो हैं वो इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि बिटकॉइन एज अ हम्म ब्लैक मार्केटिंग के लिए यूज ना हो, क्योंकि हाँ टेररिज्म में यूज कर सकते हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज कर सकते हैं, और इसका कोई एविडेंस तक नहीं निकलेगा कि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी या वहां हाँ। से करप्शन हुआ था। इसके लिए हम्म काफी, जैसे यूएसए ने भी बीच में बाइडेन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम बिटकॉइन को पूरा पूरा ही बैन कर देंगे, बट हम्म रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। चाइना ने भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा दिया है, इंडिया ने भी रिसेंटली आया था कि इंडिया पे बिटकॉइन पे बैन लगाने वाली थी, बट अभी तक पूरा हम्म, प्रोसीजर हुआ नहीं। तो मेन हाँ कंसर्न बिटकॉइन का यही है कि कोई, एक तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री उसे रेगुलेट नहीं करती, एंड सेकंड ये है कि हम्म ट्रेसेबल नहीं है, लाइक कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो ये दो हम्म काफी मेजर कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज ने बिटकॉइन बिटकॉइन गवर्नमेंट्स को कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ नहीं पसंद आ रहा। तो ये हाँ। काफी बड़े रीजन है। तो धर्म और क्या रीजन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है बिटकॉइन से? मुझे भी यही 2 रीजंस लग रहे हैं, पर जैसे तुमने बात की कि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं है, तो हम्म अभी मैंने बात की थी डिजिटल करेंसी की। तो डिजिटल जो करेंसी है वो ट्रेसेबल है, राइट? तो हम्म इसके इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या हो सकता है कि वो किस जगह पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किस हाँ सेक्टर्स में कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, कहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व है सेक्टर्स में, ये सारा ट्रेस हो सकता है गवर्नमेंट से। तो डिजिटल करेंसी से गवर्नमेंट को ये फायदा हो सकता है कि वो प्लानिंग जो करती है इकोनॉमिक का, हम्म उसमें वो देख सकते हैं कि इस सेक्टर में अगर कम पैसा आ रहा है तो वो वहां पे इंड्यूस कर सकती है मनी फ्लो को। और अगर किसी सेक्टर में वो ज्यादा पैसा उन लोगों को लग रहा है कि इस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो वो वहां से मनी को सकअप कर सकती है। तो वो एक फायदा हो सकता है कि लाइक एलोकेशन कहाँ पे पैसा का कितना हो रहा है, वो पता करके वो लोग हाँ अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हमें लगता है कि बिटकॉइन को एज अ करेंसी ना देख के बेटर हो सकता है कि आप उसे एज अ इन्वेस्टमेंट देखें। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, इन सब चीजों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप 1 किलो सोना लेके तो शोरूम में नहीं जाते कि हाँ मेरे को गाड़ी खरीदनी है,
वैसे ही कि बिटकॉइन को भी आप एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखे, उसे एक टाइप ऑफ करेंसी ना देखे, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होगा ये सोचना कि बिटकॉइन हम एज अ डेली ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट 5 to 6 years में, क्योंकि आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ही इसके खिलाफ है। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि बिटकॉइन एज अ इन्वेस्टमेंट ही रहे एंड बिटकॉइन को एज हम करेंसी ना देखे। हाँ, और इसका एक और रीजन ये है कि जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि अभी हम एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत कंसर्न है, तो बिटकॉइन का एक ट्रांजैक्शन होता है तो उसके पीछे अराउंड 300 kg ऑफ कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एमिट होता है। क्योंकि जैसे हमको पता है कि बिटकॉइन को माइन किया जाता है और उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, तो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उससे बहुत ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो एक बिटकॉइन का अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे हम अराउंड 7,50,000 क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स करते हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो अगर हम पूरे बिटकॉइन नेटवर्क की बात करें तो वो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कि पूरा बांग्लादेश उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है। थैंक यू सो मच। होप करते हैं कि आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।